नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहूणम्। भावों की बात चली थी। अंदर के भाव भी रहते हैं अपने, और बाहर के बाजारू भाव भी रहते हैं सामान के। कभी चांदी डाउन जाती है, कभी रकमें ऊंची हो जाती हैं। वहाँ के भावों में उतार चढ़ाव जैसे चलता है, वैसे अंदर के भावों में भी उतार चढ़ाव चलता रहता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे उत्साह नहीं रह गया, कभी लगता है कि आत्मविश्वास भंग हो गया है, कभी लगता है कि सब कुछ कर डालें, कभी लगता है कि चलो थोड़ा सा विराम ले लें, विश्राम कर लें। बदलते रहते हैं, पर फिर भी दिनचर्या में कुछ विभाजन जरूर किया जा सकता है। जैसे आयुर्वेद शास्त्रों में बताया कि एक दिन में भी कुछ कुछ घंटों की ऋतुएं होती हैं। वैसे अपने अंदर भी कुछ परिवर्तन चलते हैं। द बॉडी क्लॉक करके उसको कहा जाता है वहाँ पर, अंग्रेजी भाषा में शरीर की घड़ी। जैसे 5 से 7 का समय जो सवेरे का है, वो शरीर की घड़ी के अनुसार विसर्जन शुद्धिकरण का समय होता है। फिर दिन में 10 से 2 का जो समय होता है, वो भोजन के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। जो लोग एक बार भोजन करते हैं, वो एक बार भी अगर भोजन 10 से 2 के बीच करते हैं तो शरीर की पूर्ति हो जाती है। फिर एरोबिक एक्सरसाइजेस जिसको बोलते हैं, जिसमें श्वास की गति बढ़ती है, ऑक्सीजन की मात्रा, प्राणवायु की मात्रा अधिक अंदर जाती है, सवेरे 3 से 5 का समय है। फिर रात को 11 से 3 का जो समय है, वो डिटॉक्सिफिकेशन टाइम कहलाता है, यानी निर्विषीकरण। शरीर में जो विषैले तत्व होते हैं, वो सारे 11 से 3 के बीच मल विसर्जन तंत्र में प्रवेश कर जाते हैं और शरीर से फिर बाद में बाहर हो जाते हैं। तो हर चीज समय से चल रही है, और जब इंसान समय का अतिक्रमण करता है, तब उसकी गति प्रकृति विरुद्ध हो जाती है
और प्रकृति विरुद्ध जाने पर विकृति आना निश्चित है। अब वो विकृति स्वास्थ्य में आए, मन में आए, भावनाओं में आए, आत्मा में आए, कहीं भी आए, प्रकृति विरुद्ध चलने पर विकृति उत्पन्न होती है। तो जिनको देर तक जागने की आदत है, यदि उनके जीवन में ऐसा अवकाश हो कि वो 11 बजे सो सकें, तो उनके स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभकारी होगा। करते क्या हैं 11 बजे के बाद? जो लोग जॉब पर हैं उनकी बात अलग है, नाइट जॉब रहती, नाइट ड्यूटीज़ रहती है। तो जो नाइट ड्यूटीज़ नहीं कर रहे, घर पर बैठे हुए हैं, मोबाइल पर अंगूठा चला रहे हैं, रात को 11 बजे के बाद 1-1, 2-2 बज रहे हैं, जब तक आंखें अच्छी हैं, जब तक शरीर का रासायनिक संतुलन ठीक ठाक है, तब तक ये गाड़ी चलेगी। लेकिन एक दिन वो आएगा जब अंग जवाब देने लग जाएंगे। आप उनको आदेश देंगे कि ये काम करो, वो जवाब देंगे, नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते। तुमने करने लायक छोड़ा कहाँ हमें? तब देर हो जाएगी। इसलिए पहले से सचेत हो जाना बुद्धिमानी है। हमेशा विवेक का अर्थ होता है विचार कर कार्य करना। क्या विचार कर? हानि लाभ का विचार करके कार्य करना विवेक है। अब वो किसी भी क्षेत्र में हो, लौकिक जगत में भी विवेक आवश्यक होता है, कला जगत में भी विवेक की आवश्यकता पड़ती है। गुरु ने कुछ सिखाया आपको और आपको उसमें अपने विवेक से उसका अभिप्राय ग्रहण करना है कि वो क्या सिखा रहे हैं। तोता रटंत से मानव जीवन नहीं चलता, कुछ अपने विवेक से भी करना पड़ता है। फिर जो अकारण प्रदूषण उत्पन्न होता है अपने निमित्त से, उसको अपन रोक सकते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का कहना है कि एक साल में कागज़ बनाने के लिए 700 करोड़ पेड़ कटते हैं। तो इससे प्रकृति को कितनी हानि होती है। उन्होंने सुझाव भी दिया है कि कागज़ का इस्तेमाल करने से जो प्रकृति को हानि होती है, उसको रोकने का उपाय ये है कि आप सब कुछ डिजिटलाइज कर दो। यानी आप यंत्रों पर सब काम करने लग जाओ, कागज से बचो। इकोनॉमिक्स का एक रूल है कि डिमांड कम होती है तो कमोडिटी का मैन्युफैक्चर भी डाउन हो जाता है। बाजार में जिस चीज़ की मांग अधिक होती है उसका उत्पादन भी अधिक होता है। तो कागज़ की मांग आप घटा सकते हैं और पेड़ों को बचा सकते हैं। मलेशिया के जंगलों के जंगल कट चुके हैं और अन्य भी अनेक स्थानों से जहाँ भी उनको वैसे पेड़ मिल जाते हैं कागज़ बनाने वाले, तो वो छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि सब पैसे के पीछे तो लगे ही हुए हैं। अब अगर पेपर इंडस्ट्री को यहाँ से फ़ायदा होगा तो वो यहाँ से काम करेंगे, वहाँ से होगा तो वहाँ से करेंगे। और आप अगर कम कर देंगे उसका इस्तेमाल, अहिंसा की दृष्टि से भी अपन विचार करें तो
इतने पेड़ों का कटना क्या हिंसक नहीं है? कितनी वनस्पतियों का घात हो रहा है, और आपके पास ऑप्शन होते हुए। देखो, एक ज़माना वो था जब ये सारे साधन नहीं थे, और साधन न होने के कारण आपको उसी पर काम करना पड़ता था। उतनी आबादी भी नहीं थी उस ज़माने में, तो फिर उतने लोग उस कागज़ का इस्तेमाल करते थे। बर्बादी को रोकने का तब भी सुझाव दिया जाता था, डोंट वेस्ट। पहले पेपर के पैकेट्स आते थे, फिर पन्नियाँ आने लगी, फिर और चीज़ें आने लगी। अब तो इको फ्रेंडली वस्तुओं से बनी पैकेट्स आज दुकानों पर मिलती है। कई स्थानों पर पॉलीथीन पर प्रतिबंध लग चुका है, क्योंकि उससे भी प्रकृति को बड़ी हानि होती है। गायें पॉलीथीन में आपके द्वारा फेंके हुए सब्जियों के टुकड़ों को सीधे सीधे निकाल कर नहीं खा पाती, तो वो थैली निकल जाती है, और फिर जो दशा होती है, जिन्होंने नहीं देखी है वही थैलियों में भर करके सब्जी के उन टुकड़ों को बाहर फेंकेंगे। और अगर एक बार गाय की उस दुर्दशा को देख लो आप, तो फिर आपके अंदर अगर करुणा होगी तो आपका दिल छटपटा उठेगा कि देखो, मैंने पन्नी में फेंका और उसने खा लिया। जानवर है, उसमें उतना विवेक तो है नहीं, उसने खा लिया तो आज उसकी क्या दशा हो गई है, वो मरने जैसी हालत हो गई उसकी। फिर क्या क्या करना पड़ता है उसको, सरसों का तेल पिलाना पड़ता है, और भी क्या क्या करना पड़ता है, फिर उसके शरीर से बड़ी मुश्किल से वो चीज़ बाहर आती है। प्रदूषण से बचने के लिए ये भी एक उपाय है कि आप जिन वस्तुओं से प्रकृति को हानि पहुंचती है उनको प्रकृति में पहुंचाने से बचें, उसका कोई समुचित विसर्जन करिए। प्रकृति नहीं रही तो क्या बचेगा? इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना भी एक विवेकी मनुष्य को आवश्यक है। कागज़ की बात उन्होंने इस प्रकार की थी कि आप कागज़ से सब कुछ डिजिटलाइज कर लीजिए। अब तो स्कैनिंग के माध्यम से जो पीडीएफ तैयार हो जाते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाते हैं, ईपी यूबी वगैरह सब फाइल्स बन जाती है, तो उन फाइल्स से सारा काम निकल आता है। अब पहले इतनी सारी किताबें होती थी, पूरी अलमारियां भरी होती थी, आज एक चिप के अंदर पूरी लाइब्रेरी आ जाती है। मेमोरी कार्ड्स के अंदर, एसडी कार्ड्स के अंदर बहुत सारा डेटा आ जाता है, हार्ड ड्राइव्स के अंदर भी बहुत कुछ समा जाता है, और फिर डिवाइस की मेमोरी में भी बहुत कुछ आ जाता है। तो देखो, फिर कहते हैं कि भाई डिवाइस हम सबको थोड़ी दे सकते हैं, कोई दुरुपयोग भी कर सकता है। बात ऐसी है कि जो लोग अभावों में पले होते हैं और जिनके अंदर लालच की मात्रा अधिक होती है, वो मौका नहीं चूकते, वो मौका देख करके किसी चीज़ का दुरुपयोग कर डालते हैं। लेकिन एक सामान्य सभ्य मनुष्य क्यों करेगा दुरुपयोग? मनोरंजन के लिए। मनोरंजन के और भी स्वस्थ साधन हैं, उनको अपनाया जा सकता है। तो संगति में पढ़ करके कभी बिगड़ भी जाते हैं कई लोग, और वो दुरुपयोग करने लग जाते हैं इन साधनों का। तो फिर मान लो कोई चीज़ किसी को गिफ्ट कर रहे हो आप, तो गिफ्ट करते समय उसमें कोई ऐसी सेटिंग्स कर दीजिए कि जिससे जो बच्चे सेटिंग्स बदलना नहीं जानते वो सुरक्षित रहें,
आप ऐसी सेटिंग्स कर दीजिए कि जिसमें वो ब्लॉक हो जाए। जो व्यसन वाला मैटर है वो उस डिवाइस में ब्लॉक कर सकते हैं, अथवा आप बीच में चेक भी कर सकते हैं। अगर आपसे छोटी उम्र वाले लोग हैं घर पर, तो आप कभी कभी जा कर के उनको देख सकते हैं। फिर वो पूछेंगे कि हमारी प्राइवेसी को क्यों आप इन्वेड कर रहे हो, हम भी कुछ अकेला समय चाहते हैं। बोले कि अकेला समय तुम्हारे लिए बिल्कुल भरपूर हम दे रहे हैं, पर तुम अकेले बैठकर व्यसन करो, ये बात हमें बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हमें तुमसे प्रेम है, हम तुम्हारा भला चाहते हैं। और भला चाहने वाला किसी को बुराई के रास्ते पर जाते हुए देख नहीं सकता। वो या तो टोकेगा या कोई उपाय करेगा या रोकेगा। तो तुम सोच लो क्या करना है। तुम्हें बुराई के रास्ते पर जाना है क्या, पहले ये सोच लो, तय कर लो। ऐसे कई उपाय है, समझाया जा सकता है लोगों को। एक बार एक माँ ने अपने इंटरव्यू में किसी प्रश्नकर्ता से एक ऐसी बात कह दी कि वो भी अचंभित हो गया और फिर इंटरव्यू सुनने वाले भी अचंभित हो गए। उसने पूछा कि बच्चों की ज़िंदगी में एक दिन वो आता है जब उनको माँ बाप को छोड़कर कहीं दूर पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। ऐसे समय में माँ बाप के अंदर कुछ चिंताएं होती है, थोड़ा सा डर भी होता है कि कहीं वहाँ जाकर कुछ हो ना जाए इसको, कहीं ये गलत राह पर ना कदम बढ़ा दे, ऐसा भी अंदर एक डर रहता है। लेकिन उस माँ ने कहा कि मेरा जो बेटा है, मुझे किसी कारण से ऐसा विश्वास है कि वो गलत कदम नहीं उठाएगा। क्यों? वो कौन सा कारण है भाई? कोई भी माँ कह सकती है कि भाई मेरा बच्चा तो बिगड़ ही नहीं सकता, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बिगड़ जाते हैं और कुछ लोग तो अपराधी भी बन जाते हैं। माँ बस सोचते ही रह जाती है कि भाई मेरा बेटा तो कभी ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकता। लेकिन जब बात उजागर होती है तब माथा पीटती है, रोती है, कूटती है, दुखी होती है कि अरे बेटा तूने ये क्या किया, मैंने तुझे इसलिए पाल पोस कर बड़ा किया था, मैंने तुझे कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई, लेकिन तूने उन सब को भुला दिया और गलत संगति में पढ़ करके तू व्यसनी बन गया, अपराधी बन गया। तो वैसा बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। उस माँ ने कहा कि मेरा बेटा इसलिए गलत रास्ते पर नहीं जा सकता क्योंकि मैंने उसको प्रॉमिस कराया है, उसने मुझे वादा किया है। क्या वादा किया है? वादा ये किया है कि अगर कोई भी नई चीज़ तुझे वहाँ मिले जहाँ तू जा रहा है और तुझे वो पसंद आ जाए, तो सबसे पहले तू वो चीज़ मुझे अर्थात अपनी माँ को और अपनी बहन को ला करके देगा। अगर तुझे सिगरेट पसंद है तो ज़रूर तू पीना, मेरी तरफ से अनुमति है, लेकिन पहले मुझे पिलाना। अगर तुझे शराब पीनी है, अगर तेरे दोस्त कहते हैं कि शराब पी ले, तो मेरी ओर से कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन पहले आकर अपनी बहन को पिलाना। अगर तुझे वेजिटेरियन से नॉनवेज होना है तो सबसे पहले यहाँ आकर के हम लोगों को वो चीज़ खिलाना। अब ऐसा काम कोई बेटा कैसे कर सकता है कि अपनी माँ को सिगरेट, शराब और ऐसी चीज़ें खिलाए पिलाए? तो ऐसी भी माताएं होती हैं जो ऐसे उपाय निकाल करके बच्चों को व्यसन मुक्त रखती हैं, और व्यसन मुक्ति के संस्कार प्रारंभ से डाले जाते हैं। देर हो जाने के बाद तो देरी हो जाती है, इसलिए शुरू से उनको सिखाना होता है कि देखो ये कैसा धुआं कर रहा है, ये ही इज पॉल्यूटिंग द एटमॉस्फेयर, वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। और फिर उसको कुछ ऐसे बुक्स, ऐसे टेक्स्ट,
ऐसे वीडियोस, ऐसे ऑडियोज़ का इस्तेमाल करके समझा सकते हैं कि देखो 20% ऑफ नॉन स्मोकर्स हु आर इन द कंपनी ऑफ स्मोकर्स सफ़र फ्रॉम कैंसर। जो धूम्रपान नहीं करते लेकिन धूम्रपान करने वालों की संगति में रहते हैं, ऐसे 20% लोग भी कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं। तो ऐसी ऐसी शिक्षाएं दे करके बच्चों को, युवा पीढ़ी को घर से ही सही दिशा दी जा सकती है। कभी कभी माता पिता सोचते हैं कि शिक्षा देने का काम तो शिक्षकों का है, हमारा काम तो उनको पालना पोसना है। शिक्षक पालते पोसते नहीं है और माता पिता शिक्षा नहीं देते, शिक्षा शिक्षक देते हैं, माता पिता पालते पोसते हैं। इस प्रकार अपने उत्तरदायित्व से, अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर नहीं हुआ जा सकता। आपको एक सर्वांगीण गुण संपन्न नागरिक बनाना हो अपनी संतान को, तो फिर आपको हर प्रकार से सहयोग देना होगा। उसके भोजन पर ध्यान देना होगा, उसको कुछ ऐसी विद्याएं सिखानी होगी, योगाभ्यास है या कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं। जैसे एक पॉइंट हम आपको बता देते हैं कि किसी बच्चे को व्यसन मुक्त रखना है तो क्या होता है कि जब एज बढ़ती है, जब वो टीनेजर होता है, टीन का अर्थ होता है 12 के ऊपर की उम्र, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये टीनेजर्स कहलाते हैं। 13 से लेकर 19 साल तक के लोग। तो तब क्या होता है कि शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और उस समय उसको जैसा वातावरण मिल जाता है वो उसमें ढल जाता है। तो हार्मोनल बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो रासायनिक संतुलन बिगड़ता है तो फिर बात बिगड़ती है। उसको संतुलन बनाए रखने का क्या उपाय करें? तो एक डॉक्टर देवेंद्र वोरा हुए हैं मुंबई में, जो सवेरे 3 बजे ध्यान में बैठते थे और जो भी उनका प्रश्न होता था वो पूछते थे और आंख बंद करके उत्तर की प्रतीक्षा करते थे। उन्होंने स्वयं हमें कटनी में बतलाया था सन 1994 में कि मुझे लिखे हुए उत्तर आते हैं, आंख बंद करने पर पूरे लिखे हुए उत्तर आते हैं, फिर मैं उनको लिख लेता हूँ। और ऐसी मैंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं। हेल्थ इन योर हैंड्स एक पुस्तक लिखी डॉक्टर देवेंद्र वोरा ने। तो मैंने ये पूछा कि बच्चों को व्यसन मुक्त कैसे रखा जाए। तो बोले कि एक बड़ा सुंदर तरीका है। तरीका ये है कि अपने शरीर में बहुत सारे मेरिडियंस हैं, एक्यूप्रेशर थेरेपी के अनुसार बहुत सारे मेरिडियंस हैं। तो उन रेखाओं पर आपको कुछ स्थानों पर दबाव डालने हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये हमने अपने बाएं हाथ की कलाई को दाहिने हाथ से पकड़ा है। और कैसे पकड़ा है? ये अंगूठे की रेखा जो है यहाँ पर अपनी 3 उंगलियां, ये तर्जनी को छोड़ करके बाकी 3 उंगलियों से ऐसे दबाव देना है। ऐसे दबाव देना है, दबा करके छोड़ना है, फिर दबाना है, छोड़ना है, फिर दबाना है, छोड़ना है। 1 मिनट, केवल 1 मिनट तक करना है ये। तो ये अंगूठे की रेखा पर हुई। फिर ये छोटी जो कनिष्ठा है इसकी रेखा पर भी आपको दबाव देना है, लेकिन इस पर दबाव देने के लिए आप ऐसे नहीं पकड़ सकते, आपको ऐसे पकड़ना होगा और इस हाथ, बाएं हाथ का पृष्ठभाग ऊपर की ओर करना होगा और ऐसे दबाना होगा। ये
1 मिनट। इसी प्रकार इस हाथ में इधर और इधर, और उसके बाद हथेली के बीच वाले भाग को ऐसे दबाना है 20 बार। दोनों हथेलियों को 20 बार दबाना है। इससे क्या होगा कि रासायनिक संतुलन, हम ये प्रयोग आपको दिखा रहे हैं, आप 1 हफ्ते के लिए प्रयोग करके देखना, आपके अंगूठे और उंगलियों में जो ये चंद्राकार बनते हैं ना, हाफ मून्स, उनकी साइज़ बढ़ जाएगी। आप प्रयोग करके देखिएगा, केवल इतना प्रयोग। इससे क्या है कि शरीर का थोड़ा डिटॉक्सिफिकेशन होता है, और उस डिटॉक्सिफिकेशन के कारण ये जो अर्धचंद्राकार होते हैं यहाँ पर अंदर, उनकी साइज़ बढ़ जाती है, उनकी आकृति वृद्धिंगत हो जाती है। तो ये एक पहचान है। जब बच्चे का शरीर निर्विष रहेगा, उसके अंदर ये हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है, और फिर मिर्च, मसाले, टमाटर तल करके अगर उस उम्र में कोई खाता है तो उसके चेहरे पर बहुत सारे मुहासे भी उत्पन्न हो जाते हैं। अगर उस उम्र में वो मिर्च मसाले ना लेकर के सादा भोजन करे तो ये मुहासे नहीं होंगे। कुछ वर्षों की बात है, उतने वर्षों में मुहासे नहीं होंगे और चेहरा बिल्कुल स्वच्छ रहेगा। तो ये एक प्रक्रिया है। उपाय करो तो समाधान निकालते हैं अपन, और उपाय ना करके उसको उपदेश देते हैं तो फिर वो तंग आ जाता है। बच्चा कहता है कि क्या मुझे आप लेक्चर झाड़ते रहते हो हमेशा, कोई आइडिया तो देते नहीं। तो ये आइडियाज़ है, आप उसका जीवन उज्जवल बना सकते हैं। वो व्यसन मुक्त रहेगा, संगति में बिगड़ेगा नहीं। जैनम जयतु शासनम।